आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी। भारत था सोने की चिड़िया, संपदा यहाँ थी मनमानी। नजर पड़ी एक बाज की, नजर पड़ी एक बाज की, आ गए पंख पसारे, धीरे धीरे नोचने लगे वह पापी शैतानी। जय जिनेंद्र। मेरा नाम नेहा जैन है और मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूँ। सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज यह पुस्तक पढ़कर हमें कुछ ऐसी जानकारी ज्ञात हुई जो हमें इससे पहले पता नहीं थी। इस पुस्तक में हमारे समृद्धशाली भारत देश को पराधीन होते हुए बताया गया है। मेरी संगोष्ठी का शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक, कि कैसे अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में आए और धीरे धीरे अपनी गंदी नीतियों से उन्होंने भारत में राज्य स्थापित किया। जैसा कि सभी को पता है, भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है और हमारे यहाँ की आधी से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर या कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों पर निर्भर करती थी और करती है। तो जब अंग्रेज भारत आए तो वह व्यापार करने की मंशा से ही आए, क्योंकि उस समय भारतीय कपास, सिल्क, मसाले आदि की मांग यूरोपीय बाज़ारों में बहुत अधिक थी और हमारे यहाँ के भारतीय कपास और सिल्क की गुणवत्ता बहुत ही उत्तम होती थी। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने एक व्यापारिक इकाई की स्थापना बंगाल में की और वहाँ पर राज कर रहे नवाब या राजा महाराजाओं को बहला फुसलाकर उन्होंने अपने इस व्यापार को ड्यूटी फ्री करवा लिया। इसका मतलब वह यहाँ से व्यापारियों से बहुत ही कम दाम पर सामान खरीदते थे और उसको बहुत अच्छे दामों पर यूरोपीय बाज़ारों में बेच देते थे। उसके बाद इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 में बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों ने हासिल कर ली और दीवान बनने के बाद दीवानी कर, जो कि एक प्रकार का कर होता है, उसको इकट्ठा करने का अधिकृत अधिकार उनके पास में आ गया। परंतु उन्होंने दीवानी कर का प्रयोग बंगाल के विकास के ऊपर ना करते हुए उन्होंने अपने व्यापार को और समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, उन्होंने बहुत सारे किले बनवाए। इसका परिणाम ये हुआ कि जब बंगाल को एक बहुत ही खतरनाक अकाल का सामना करना पड़ा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनहानि हुई और इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए अंग्रेजी सरकार के पास कोई भी मुद्रा या कोई भी खजाना नहीं बचा था। इसी कड़ी में मैं प्रकाश डालना चाहूँगी नील क्रांति पर। नील, जिसको अंग्रेजी में इंडिगो भी कहा जाता है और उसी के नाम से पता चलता है कि इंडिगो मतलब इंडिया से बना हुआ या इंडिया में उत्पन्न किया हुआ। भारतीय नील विदेशी बाज़ारों में बहुत अधिक मांग पर थी, क्योंकि भारतीय नील का कलर बहुत ही चटक और चमकीला होता था और वह बहुत ही गाढ़ा और पक्का होता था। परंतु भारत में खरीदने पर और यूरोपीय मार्केट में इसका प्रयोग करने पर यह बहुत ही अधिक महंगी हो रही थी और इसकी उत्पन्नता उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने भारत में नील के उत्पादन पर जोर किया और सरकारी बागवानों की निगरानी में उन्होंने नील की खेती करवाना शुरू करवा दिया। परिणाम स्वरूप खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर घोर अत्याचार किए जाने लगे। उनको बंधुआ मजदूरी करने पर विवश कर दिया गया। उनकी मजदूरी की जो राशि थी वो बहुत ही अल्प होती थी और उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाने लगा। नील से सरकार की आय तो बहुत थी, पर मजदूरों को मजदूरी नामात्र ही मिल रही थी। विवश होकर नील के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मांग उठाई और फिर ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर नील के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने जब जांच की तो जो सरकारी बागवान थे उनको ही दोषी पाया गया और इसी कारण बंगाल में नील की खेती जो है वो बंद हो गई। पर बागवानों ने अपनी मनमानी वहाँ ना मनवाते हुए फिर वह जाकर बिहार में नील की खेती करवाने लगे और वहाँ पर भी इसी प्रकार का अत्याचार उन्होंने किया। तो फिर चंपारण में महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले मजदूरों के साथ में मिलकर आवाज़ उठाई और उनके लिए एक आंदोलन भी चलाया। ब्रिटिश सरकार ने कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे नियम कानून बनाए। देश के किसान, जिसके तहत खुद की ही ज़मीन के मजदूर बन गए और स्वामी ना रहे। भूमिगत करों की घोर निंदा भी इस पुस्तक में पढ़ने को मिली है।
स्थायी कर पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, महलवाड़ी पद्धति, ये सारी ऐसे नियम कानून थे जिनके तहत अंग्रेजी सरकार ने हमारे भारतीय कृषकों का शोषण किया, मानसिक शोषण भी किया और शारीरिक शोषण भी किया, जहाँ तक कि भारतीय किसानों को कर्ज के बोझ में दबा दिया और भारतीय किसान आत्महत्या करने पर भी विवश हो गए थे। इसी के साथ अंग्रेजों ने भारत में राज्य करने वाले राजा महाराजाओं के राजघरानों पर भी अपना अधिकार जमाया। उन्होंने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ बनाई जो राजाओं को शुरू में तो बहुत अच्छी लगी, परंतु धीरे धीरे उनकी जड़ें कटती गईं। इसी प्रकार अंग्रेजी सरकार ने भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हम वापस उस स्वर्णिम युग में नहीं लौट सकते? तो हाँ, लौट सकते हैं। तो कैसे? तो इसके लिए हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी भी जोर देते हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना होगा। हमें अपने घर, अपने समाज में स्वदेशी का प्रचार करना पड़ेगा। हम हर वस्तु को स्वदेशी ही अपनाएं, जिससे हमारी भारतीय मुद्रा का जो निगमन हो रहा है वह रुकेगा और हमारे देश का आर्थिक स्तर सुधरेगा। दूसरा, पश्चिमी सभ्यता के फूहड़पन से हमारी युवा पीढ़ी को बचाना होगा। हर एक नागरिक को गर्व होना चाहिए कि उसने भारत भूमि पर जन्म लिया है। इसलिए कोई भी कार्य करें तो भारत की गरिमा को ध्यान में रखते हुए करें। समय की अल्पता और निर्धारितता के होते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देने जा रही हूँ। और अगर यदि मेरी इस जानकारी से कि कोई भी गलत सूचना प्रेषित हुई हो या किसी के मन को कोई आहत पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर उत्तम क्षमा बोलना चाहूँगी। और अंत में एक कविता जो मेरी स्वरचित है वह सुनाना चाहूँगी। आओ सब मिलकर नव भारत निर्माण करें, आओ सब मिलकर नव भारत निर्माण करें, भारत भूमि की गरिमा का सर्व विश्व विस्तार करें, भारत भूमि की गरिमा का सर्व विश्व विस्तार करें। स्वदेशी को अपनाकर अपनी संस्कृति पर अभिमान करें। रोजगार पाने कोई भी युवा सरहद कभी ना पार करे। घर घर खुशियों की हो दिवाली, विदेशी सभ्यता का दहन करें। फिर से पंख फैलाए हमारी सोने की चिड़िया, पंख फैलाए हमारी सोने की चिड़िया। आओ सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करें, आओ सब मिलकर नव भारत निर्माण करें। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र।